पहाड़ की खबरें आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और सबसे पहले जानिए मुख्यमंत्री के आज के दौरे के बारे में। देखिए, सीएम धामी आज पिथौरागढ़, चमोली और दौरे पर रहने वाले हैं। पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, चमोली के दौरे पर भी रहने वाले हैं। यहाँ पर पिथौरागढ़ में जौल जीबी मेले का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। जौल जीबी मेले का आयोजन 1914 से लगातार किया जा रहा है। वहीं इसके साथ ही सीएम धामी आज दोपहर 12:30 बजे चमोली के दौरे पर जाएंगे। यहाँ पर चमोली के गोचर पहुंचेंगे दोपहर 12 बजे, जहां सीएम धामी गोचर मेले का शुभारंभ करेंगे। साथ ही ये भी जानिए कि पिथौरागढ़, चमोली के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी श्रीनगर के दौरे पर भी रहने वाले हैं। यहाँ पर सीएम धामी बैकुंठ चतुर्दशी के मेले का उद्घाटन करेंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार मेले में साहसिक खेलों का जो आयोजन हो रहा है उसमें शामिल होंगे। सीएम के दौरे से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 20 नवंबर तक मेले में बैकुंठ चतुर्दशी पर निसंतान दंपत्ति आज पूरी रात हाथों में दिया लेकर कमलेश्वर महादेव मंदिर में संतान की प्राप्ति के लिए पूजा अर्चना करेंगे। इसके संदर्भ में हमारा जो डिप्लॉयमेंट प्लान है वो हम लोगों ने रेडी कर लिया है। और जो मेले का जो समय है उस समय जो हमारी ड्यूटीज रहती हैं, रात्रि में भी दिन में भी, और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट हेतु और भीड़ नियंत्रण के लिए ड्यूटीज हैं वो हमारी लगा दी गई हैं। साथ ही साथ जो भी वीवीआईपीज आएंगे उनके कार्यक्रम हेतु भी हमारा डिप्लॉयमेंट रेडी है। तो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 3 जगहों का दौरा है और तीनों ही जगहों पर देखिए महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने हैं जिनमें वो शामिल होंगे। पिथौरागढ़ जा रहे हैं, चमोली जा रहे हैं, साथ ही जा रहे हैं श्रीनगर। तीनों ही जगहों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पहुंचने को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर कई कार्यक्रम हैं जहाँ पर आज मुख्यमंत्री धामी मौजूद रहेंगे। और देखिए, आगामी जो उपचुनाव है उसको लेकर भी ज़रूर वोट देने की अपील करेंगे जनता से। हमारे साथ आलोक रावत इस समय मौजूद हैं जो कि और जानकारी देंगे मुख्यमंत्री धामी के दौरे से जुड़ी हुई। आलोक, देखिए, मुख्यमंत्री धामी का ये दौरा काफ़ी अहम, 3 जगहों पर आज दौरा करने जा रहे हैं, पिथौरागढ़, चमोली और श्रीनगर। इन तीनों ही जगहों पर दौरे में कई कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि आगामी जो उपचुनाव है उसको लेकर वो ज़रूर एक बार फिर से भर भर के बीजेपी के लिए वोट करने की अपील भी करेंगे। जानकारी दें मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरह से केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव अब नजदीक आ रहे हैं तो जो भाजपा का प्रचार है वो काफी तेज हो गया है। तो इसी को लेकर जो मुख्यमंत्री हैं वे 3 जगहों का आज दौरा करने वाले हैं। श्रीनगर भी इसमें है और कहीं ना कहीं जो केदारनाथ में उपचुनाव है इसको लेकर भी वो जनता से अपील करेंगे कि भाजपा के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालें और अधिक से अधिक मतदान में सम्मिलित हों। इसको लेकर आज श्रीनगर का ये दौरा है और जो सीएम है उनकी सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल मुस्तैद है। हालांकि अभी मिनट टू मिनट कार्यक्रम आना बाकी है, इसके बाद ये तय हो पाएगा कि सीएम कितने बजे श्रीनगर पहुंच पाएंगे। लेकिन तैयारियां पूरी हैं और बैकुंठ चतुर्दशी मेला है आज से शुरू हो जाएगा और करीब 7 दिनों तक ये मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, धार्मिक आयोजन भी है और इसके साथ साथ पहली बार साहसिक खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए भी एक प्रोग्राम रखा गया है। जी शुक्रिया आपका आलोक रावत जानकारी के लिए। बढ़ते आगे आपको बताते हैं कि उत्तराखंड सरकार जल्द ही सख्त भू कानून लाने की तैयारी कर चुकी है। गर्मियों की राजधानी गैरसैंण में कल यानी कि बुधवार को भू कानून को लेकर एक बड़ी बैठक हुई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भू कानून को लेकर मंथन किया गया। सीएम धामी ने कहा है कि कमेटी ने काफी अच्छी रिपोर्ट दी है और इस रिपोर्ट पर ही गैरसैंण में चर्चा हुई है। आगे हितधारकों से भी बातचीत की जाएगी। सीएम धामी ने कहा है कि परगना स्तर पर ये चर्चा की जाएगी और उसके बाद सभी से बात करने के बाद एक सख्त भू कानून लाया जाएगा जिससे राज्य की जमीनों को बचाया जा सके। साथ ही आप ये भी जानिए कि सीएम धामी ने कहा है कि राज्य में जमीनों के गलत इस्तेमाल के आंकड़े मंगाए गए हैं, उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। इस बैठक में राज्य सरकार के अलावा अधिकारी भी मौजूद रहे, रिटायर्ड ऑफिसर्स भी मौजूद रहे। भू कानून के लिए रोड मैप बनाने की बातचीत हो चुकी है। कानून पर काफ़ी सारा काम पहले ही जो है
श्री सुभाष कुमार जी की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसने काम किया है और उसका हम लोगों ने क्रमवार रूप से आज उस पर चर्चा हुई है और प्रारूप बनाने वाली समिति ने बहुत सारा काम किया है। पहले भी काफ़ी सारे सुझाव लिए हैं और किस प्रकार से हम उसको सही दिशा में लागू करें जिससे कि राज्य के अंदर जो ज़मीनों का दुरुपयोग हुआ है, ज़मीनें खरीदकर लोगों ने उसके प्रयोजन का ठीक प्रकार से उपयोग नहीं किया है और अनेक जगह पर जो शिकायतें आई हैं उस पर अभी कार्रवाई भी हो रही है पूरे राज्य के अंदर। हर ज़िले से उसकी पूरे प्रारूप मंगा लिए गए हैं, पूरे दस्तावेज आ रहे हैं और उन पर कार्रवाई स्वतः ही हो रही है। अब जल्दी ही चूँकि हमको भू कानून लाना है, लागू करना है, तो उसमें सभी के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज हमने जो हमारे राज्य के बहुत अनुभवी और जिनका लंबा दीर्घ अनुभव रहा है और इस क्षेत्र में काम किया है उन सभी वरिष्ठ हमारे जो सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी हैं उन सबको भी यहाँ पर बुलाया था। सभी ने अपने अपने सुझाव दिए हैं, अच्छे सुझाव आए हैं और हम इसके बाद स्टेक होल्डर्स के साथ भी ये बातचीत करेंगे, उनके भी सुझाव लेंगे जो भी हितधारक हैं और साथ में राज्य के प्रत्येक जो हमारे परगना हैं उन परगनाओं पर भी हमारे सभी लोग जो है उस पर चर्चा करेंगे। हमारे एसडीएम वगैरह, तहसीलदार और सबके सुझाव लेकर जो चीज़ें आएंगी उसके अनुरूप हम एक सशक्त भू कानून राज्य के अंदर लागू करेंगे। केदारनाथ चुनाव में प्रचार कर रहे अनिल बलूनी ने बड़ी जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस दौड़ में नहीं है और केदारनाथ में हुए कामों का सीधा फायदा बीजेपी को मिलेगा। जनता ने बीजेपी को जिताने का मन बना लिया है। न्यूज़ 18 से अनिल बलूनी ने केदारनाथ चुनाव पर एक्सक्लूसिव बातचीत की है, सुनिए। केदारनाथ उपचुनाव के लिए प्रचार का अंतिम चरण है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे सीनियर नेताओं को इस वक्त लगाया हुआ है। कई सीनियर नेता यहाँ दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और पौड़ी लोकसभा से एमपी अनिल बलूनी। बलूनी साहब, आप यहाँ आए हैं, आज आपने प्रचार भी किया है, किस तरीके का फीडबैक आपको लगता है, क्या माहौल है? देखिए, मैं अभी क्योंकि मेरा लोकसभा का चुनाव हुआ है, बहुत समय नहीं हुआ है, अभी मैं लगातार इस क्षेत्र में था ही और जितना मैं एक दो दिन में देखा है, लोगों में बहुत ही समझदारी से लोग तय कर चुके हैं कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, सांसद भारतीय जनता पार्टी का है, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो विकास की गति और तेज होगी। और हम लोगों को यही बता रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी के रूप में, सांसद के रूप में भी हमने इस पूरी जो हमारी केदारनाथ विधानसभा, इसके लिए बहुत सारे प्लानिंग की है, बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं और उसमें विधायक अगर हमारी पार्टी के रहेंगे तो निश्चित तौर पे उन चीजों को करने में हम लोगों को और आसानी होगी। और लोगों ने भी अमूमन लगता है कि मन बना लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है और आने वाले जो 2 साल है इसके अंदर जो हमने केदारनाथ विधानसभा को देश की अग्रणी विधानसभा बनाने का जो हमारा लक्ष्य है उसको पूरा करेंगे। इसी साल जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो आप चुने गए, उसके बाद 2 अलग अलग परिस्थितियों में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं। लोकसभा पौड़ी लोकसभा के अंदर ही आता है, बद्रीनाथ थी, कांग्रेस की सीट थी, कांग्रेस के पास ही गई, केदारनाथ बीजेपी की सीट रही है। तो आप कह रहे हैं यहाँ बीजेपी जीतेगी, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि उसकी स्थिति बड़ी मजबूत है यहाँ पर। ये देखिए, कांग्रेस का दावा तो अभी हरियाणा में भी था, कांग्रेस तो दावा करेगी और विपक्षी दल को दावा करना भी चाहिए, लेकिन उनका मनोबल बिल्कुल गिरा हुआ है, सच्चाई यही है। और आप देखिए जो उनके जितने सिपा सलार हैं वो भी सब हारे हुए सिपा सलारों के सारे कांग्रेस लड़ रही है। अब कांग्रेस ने हारे हुए की फौज बनाई है। मुझे पूरा विश्वास है कि केदारनाथ विधानसभा के जितने भी हमारे मतदाता है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए तैयार बैठे हैं। एक सवाल और है इधर ही केदारनाथ बाई इलेक्शन से जुड़ा हुआ, क्योंकि ये सीट में 5 बार अभी तक जब इलेक्शन हुआ है तो ये 3 बार बीजेपी के पास, 2 बार कांग्रेस के पास भी रही है और ये वो सीट है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार आते रहे हैं, बीजेपी का बड़ा फोकस रहा है, पीएम का बड़ा फोकस रहा है। तो ये क्या प्रतिष्ठा से, बीजेपी की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ चुनाव है, ऐसा मानते हैं आप? देखिए, हम लोग जो मतलब जिस तरह से मोदी जी हमारा नेतृत्व करते हैं और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से, जिस वर्क कल्चर से हम लोग काम कर रहे हैं, हम प्रत्येक चुनाव को प्रतिष्ठा के हिसाब से लड़ते हैं और हम कांग्रेस की तरह जो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स है वो नहीं करते। हम जो भी चुनाव लड़ते हैं, अगर नगर निगम का भी चुनाव लड़ेंगे, पार्षद का भी चुनाव लड़ेंगे, तो हम उसको प्रतिष्ठा बना के पूरे मन से लड़ते हैं, क्योंकि हमारा कमिटमेंट जनता के भले को लेकर है और हम उसको हल्के से नहीं कर सकते। हम हर चुनाव प्रतिष्ठा के साथ लड़ते हैं और पूरी शक्ति के साथ लड़ते हैं
और जीत के वहां पर विकास कार्य करते हैं। क्योंकि ये 2013 में यहाँ पूरे क्षेत्र में आपदा भी आई थी और आपदा के अंश बहुत हद तक कवर हुए हैं, रिकंस्ट्रक्शन काम हुआ है, बहुत से काम अभी बच गए हैं। तो क्या एक बीजेपी का पोल प्रॉमिस भी है, अगर यहाँ से बीजेपी का विधायक जीतता है और पार्टी को ताकत मिलती है तो जो बचे हुए काम है उसे दुगनी गति से किया जाएगा? देखिए, मैंने जैसे कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने केदारनाथ के लोगों से बहुत सारे वादे किए और हमने केदारनाथ, अब जो हमारी केदारनाथ विधानसभा है, इसमें क्योंकि बाबा केदार की यात्रा है, उस यात्रा को और हमको मजबूती के साथ आगे बढ़ाना है और प्रत्येक व्यक्ति को, यहाँ के केदार घाटी के लोगों को उस तीर्थाटन के साथ जोड़ना है, रोजगारी के साथ जोड़ना है। तो हम लोग पूरी तैयारी करके बैठे हैं और केदारनाथ के लोग भी समझते हैं कि हम जिस तरह की तैयारी कर रहे हैं वहाँ प्रत्येक घर को कैसे रोजगार देना है, इसकी हमने तैयारी की है। पिछले दिनों अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने राज्य सरकार में जो हमारे जितने भी जहाँ पर भी केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के सड़कें रुके, इस विधानसभा में और रुद्रप्रयाग जिले में बहुत बड़ी संख्या में ऐसी सड़कें हैं जो फॉरेस्ट के कारण रुकी हुई थी, उनको क्लियर हमने कराना शुरू किया है। हमारी ये तैयारी है कि आने वाले 2 साल के अंदर हमारे रुद्रप्रयाग जिले के अंदर कोई भी ऐसी सड़क न बचे जो वन विभाग की ऑब्जेक्शन के कारण रुके रहे। तो ये सारे काम हम लोगों को करने हैं, इसलिए सब केदारनाथ विधानसभा के लोग भी इन चीजों को जानते हैं कि हम आने वाले समय में इन सब कामों को करने वाले हैं। जी, बहुत धन्यवाद। तो ये थे बीजेपी के एमपी अनिल बलूनी, जिनका कहना है कि बीजेपी का यहाँ एडवांटेज है और बीजेपी जीतने जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ अनुपम त्रिवेदी, केदार वैली से। गढ़वाल से सांसद अनिल बलूनी ने बुधवार को सुबह पौड़ी के लोगों से भी बातचीत की है और लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में भी जाना है। इसके साथ ही सांसद बलूनी ने डीएम पौड़ी से कई मुद्दों पर चर्चा की है। विकास परियोजनाओं के ऊपर भी विस्तृत चर्चा की गई है। अनिल बलूनी ने कहा है कि पौड़ी बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है, जहां पर पर्यटन और रोजगार की अनंत संभावनाएं हैं। सांसद बलूनी ने कहा है कि पौड़ी को विश्व स्तरीय हिल स्टेशन के तौर पर विकसित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में माउंटेन म्यूजियम और तारामंडल के निर्माण की नींव रखी गई है और हम सब मिलकर उन्नत गढ़वाल, विकसित गढ़वाल का निर्माण करेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार मनोज रावत ने कल अगस्त्यमुनि ब्लॉक में कई गांवों में जनसभा की और नुक्कड़ सभाएं की। अब इस दौरान कांग्रेस के उम्मीदवार ने कहा कि भाई केदारनाथ में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, इसीलिए जनता उपचुनाव में कांग्रेस का साथ देगी। कांग्रेस की उपचुनाव में जीत होगी, जो कि पक्की मानी जा रही है। मुख्यमंत्री कैसा हो? उत्तराखंड में जिस गंगा जल को हाथ में लेकर कसम खाई जाती है, उसी गंगा जल की रिपोर्ट पर एनजीटी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। चीफ सेक्रेटरी को हाल ठीक करने की हिदायत दी गई है, क्योंकि गंगोत्री से ही गंगा जल पीने लायक नहीं है। सरकार अब कार्रवाई की बात कर रही है। आप ये रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में पैरवी करने में उत्तराखंड के अफसर पहले ही बदनाम है, तो गंगा जल की क्वालिटी पर अब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जजों ने भी लताड़ लगाई है। 5 नवंबर को गंगा की सफाई से जुड़ी सुनवाई में उत्तराखंड को न सिर्फ शर्मिंदा होना पड़ा, बल्कि गंगा सफाई के बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ गईं और गंगा गंगोत्री से ही गंदी है, ये बात एनजीटी ने साबित कर दी। एनजीटी ने गंगा सफाई पर उत्तराखंड सरकार और सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट देखी तो उत्तराखंड सरकार की रिपोर्ट के दावों पर सवाल उठ गए। गंगोत्री में सीवर का पानी गंगा में गिर रहा है और गंगा जल गंगोत्री से ही प्रदूषित हो रही है। स्टैंडर्ड के मुताबिक 100 ml पानी में फिकल कोलिफॉर्म का लेवल 500 से कम होना चाहिए, जबकि गंगोत्री में ये 540 मिला है। फिकल कोलिफॉर्म का लेवल बताता है कि पानी में सीवरेज पॉल्यूशन ज्यादा है, जो इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। इतना ही नहीं, गंगा में गिरने वाले 53 नाले अभी टैप नहीं है, तो कई सीवरेज प्लांट की क्षमता कम है। उत्तराखंड में गंगा जल के इस हाल पर एनजीटी ने 13 फरवरी तक चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है और एक्शन लेने को कहा है। वहीं सरकार का कहना है कि एनजीटी के आदेश के मुताबिक काम होगा और कमी कहाँ है ये दिखवाया जाएगा।
लेकिन यदि एनजीटी ने ये कहा है तो निश्चित रूप से सरकार उसको उनकी रिपोर्ट को अध्ययन करेगी और अध्ययन करने के बाद जो भी हमारा एक्शन प्लान होगा उसको हम करेंगे, क्योंकि गंगा जी के लिए तो मैं एक ही बात कह सकता हूं कि गंगा पे सबकी आस्था है, हम लोग तो माँ के रूप में मानते हैं और मैं स्वयं गंगा जी के बारे में मेरा तो बहुत आस्था है। उत्तराखंड में हरिद्वार से लेकर गंगोत्री तक करोड़ों भक्त हर साल कांवड़ भरते हैं। करोड़ों लोग गंगा में स्नान करते हैं। इसी गंगा जल से आचमन करके पाठ पूजन करते हैं, लेकिन गंगा गंगोत्री से ही साफ नहीं है। एनजीटी ने इस पर सबकी आंखें खोल कर रख दी है। नमामि गंगे अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल के साथ हुई थी और 2017 से उत्तराखंड में बीजेपी सत्ता में है। पर 8 साल में क्या काम हुआ और गंगा कितनी साफ हुई, ये सबके सामने है। दबाव है मनुष्यों का, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा। तो जो एसटीपी सिस्टम वहाँ पे है तो क्षमता के अनुकूल प्रॉपर नहीं बना हुआ है, कम क्षमता का बना हुआ है, जबकि लोगों का आवागमन वहाँ ज़्यादा है, जो लोगों का दबाव है वो ज़्यादा है। और दूसरा जो गंगोत्री में जो गंगा जी के दोनों तरफ एसटीपी सिस्टम होना चाहिए था, लेकिन एक जगह जो सूर्यकुंड है वो गंगोत्री को क्रॉस करके, मतलब सूर्यकुंड गंगा जी के ऊपर से सीवर लाइन को क्रॉस कर लिया गया है, जो गलत है, क्योंकि वहाँ पे जो सीवर है वो कभी कभी लीकेज होता है तो सीधा वो गंगा जी में जाता। चीफ सेक्रेटरी के सामने रिपोर्ट देने और एक्शन के लिए ठीक 3 महीने हैं, लेकिन जो काम 8 साल से नहीं हो सका वो 3 महीने में होने की उम्मीद ना के बराबर है। वहीं जब उत्तराखंड के दावे एनजीटी मानने को तैयार नहीं है तो आम आदमी क्या भरोसा करे जिसकी गंगा पर आस्था टिकी है। उत्तरकाशी से बलबीर के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। देखिए, उत्तराखंड में हुए साइबर अटैक से प्रदेश अभी भी उभर नहीं पाया है। आलम तो ये है कि इस साइबर अटैक का असर स्मार्ट सिटी के कैमरों पर देखा गया है। साइबर अटैक के बाद देहरादून के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। मंगलवार को देहरादून के ओएनजीसी चौक में एक बड़ा हादसा हुआ, इसमें 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस हादसे की जांच के लिए जब सीसीटीवी फुटेज खंगालने के लिए पहुंची तो पता चला कि साइबर अटैक की वजह से ये सीसीटीवी कैमरे खराब हैं। राजधानी के सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे हैं। इस मामले में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि मामले की जांच होगी। इसमें कुछ कमी हो सकती है, जानकारी तो लेंगे, क्योंकि मेरे को ध्यान आ रहा है कि 3-4 दिन पहले जो सीईओ हैं हमारी स्मार्ट सिटी की, सोनिका से भी मैंने सवाल यही किया था कि मैंने कहा हमारे सभी कैमरे पूरे जो हमारे लगे हैं स्मार्ट सिटी के माध्यम से, क्या वो काम कर रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं, और स्पीड है, दूसरी चीजें, सारी चीजें जानकारी में हैं, कितना पैसा हम लोग अभी तक ले पाए हैं। तो ये अभी बात की तो उन्होंने कहा फंक्शन में, लेकिन जैसा आपने बताया तो उस पर भी हम लोग निश्चित रूप से अधिकारियों से तलब करेंगे भी। क्या सरकारी विभाग सरकार के मन मुताबिक काम नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, क्या सरकारी विभाग समय से विकास कार्यों को पूरा भी नहीं कर पा रहे हैं? आखिर ये सवाल क्यों उठ रहे हैं और कहां से उठ रहे हैं, इसी के लिए देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में सरकार एक के बाद एक विकास कार्यों को हरी झंडी दिखा रही है, लेकिन झंडी दिखाने में जितनी तेजी राजनीतिक लोग दिखा रहे हैं, विकास कार्यों को करने में सरकारी एजेंसियां उतनी ही ढिलाई बरत रही हैं, जिसका खामियाजा जनता के गुस्से के रूप में बीजेपी विधायक और सांसद झेल रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बड़ी बात खुद बीजेपी के नैनीताल उधम सिंह नगर से सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट कह रहे हैं। कई विभाग हैं ऐसे, जैसे हमारा पेयजल निगम है, वो पहले लाइन बिछा दे रहे हैं, टंकी बनाने में 1.5 साल लगता है। अब लाइन बिछी हुई है, सड़कें खुदी हैं, पानी जा नहीं रहा है, क्योंकि टैंक जब बनेगा तब जाएगा, और लोगों के कोप भाजन हम बन रहे हैं। सरकार के प्रति जो अच्छा होगा करके हमने पैसा दिया, मोदी जी ने इतना पैसा दिया, उसके बारे में सुनना हमको पड़ता है अधिकारियों के कारण। वाकई सांसद जी के आरोप बेहद गंभीर है, इसलिए कांग्रेस ने भी चुटकी लेने में देर नहीं की। कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी सांसद की बात को कांग्रेस के आरोपों पर मुहर करार दे डाला है। जो गुड गवर्नेंस की बात कहते हैं वो पूरी तरह विफल है इस समय भाजपा सरकार, और इस बात को ये स्वीकारोक्ति है हमारे माननीय सांसद जी की कि पैसा वो ला रहे हैं, योजनाएं वो ला रहे हैं, लेकिन अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं।
तो खुला आरोप मैं समझता हूं ये तो राज्य सरकार के ऊपर सांसद जी का दिखता है मुझे, और जो कि कांग्रेस ये आरोप बार बार लगाते आई है कि अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं। जाहिर है केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकारें हैं, अधिकारी भी उन्हीं के मुताबिक है। लेकिन इस सब के बीच अधिकारी सत्तारूढ़ दल के महत्वपूर्ण नेताओं के मुताबिक काम क्यों नहीं कर पा रहे, ये सवाल हैरान करने वाला है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और ये बढ़ते हैं आगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर आशा रोड़ी चेक पोस्ट के पास में एक बड़ा हादसा हो गया है। चेक पोस्ट के पास में 5 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई हैं। हादसे में एक शख्स की मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है इलाज के लिए। और जानकारी ये भी मिल रही है बैरिगेट पर सब्जी की गाड़ी के अचानक से ब्रेक लगाने के बाद यह हादसा हुआ है, जिसके बाद एक के बाद एक अचानक से ही 5 गाड़ियां भिड़ जाती हैं। एक शख्स की मौत की जानकारी मिल रही है और 3 लोगों के घायल होने की जानकारी मिल रही है। जो घायल हुए हैं लोग, उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। चमोली हैलंग मारवाड़ी बाईपास पर निर्माण कार्य के दौरान ब्लास्ट करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आपको यहां बता देते हैं कि सड़क कटिंग के लिए पहाड़ों को ब्लास्ट से उड़ाया जा रहा है। पहाड़ों में निर्माण कार्य के दौरान ब्लास्ट करने पर रोक लगाई गई है। ब्लास्ट की वजह से पहाड़ियां कमज़ोर हो रही हैं। 2 दिन पहले इसी वजह से पोकलैंड मशीन के ऊपर मलबा गिर गया, जिससे ऑपरेटर की मौके पर ही मौत हो गई। ओवरलोडिंग के कारण हो रहे हादसों से भी निजी बस संचालक सबक नहीं ले रहे हैं। देखिए, हरिद्वार नजीबाबाद हाईवे पर पुलिस ने सवारी से ओवरलोड एक बस को सीज कर लिया। हाईवे पर चेकिंग करके रही श्यामपुर थाना पुलिस ने चेकिंग के दौरान ओवरलोड मिलने के बाद बस को सीज किया है। 51 सीटर बस में 85 लोगों को ठूस कर भरा गया था। चेकिंग कर रही पुलिस ने सभी सवारियों को भी नीचे उतारा। बिजनौर जिले की बस को मोटर व्हीकल एक्ट के तहत सीज कर लिया गया। ये भी जानकारी मिल रही है कि हाल ही में अल्मोड़ा के मरचुला में जो वो ओवरलोड बस हादसे का शिकार हुई थी, उसमें भी इसी तरह से लोग जो भरे हुए थे, जिसमें 36 लोगों की मौत हुई थी। और उस हादसे से भी सबक नहीं लेते हुए आज भी उत्तराखंड की सड़कों पर ऐसे ही ओवरलोडेड बसेस दौड़ रही हैं। और आइए अब आपको दिखाते हैं